हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 13 वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा चीनी कन्फ्यूशियसवाद के ऊपर। ये वीडियो लेक्चर हमारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और एमए में हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर है उसके लिए, और जो हमारे इग्नू में MHI03 एक कोर्स चलता है उसमें हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर होता है, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एक नोट्स बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे उन्हें आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। चीनी कन्फ्यूशियसवाद। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में चीन के पहले महत्वपूर्ण इतिहास लेख CG ऐतिहासिक दस्तावेज के अग्रणी लेखक महान इतिहासकार समा चियन का कथन है, मैंने विश्व की उन प्राचीन परंपराओं को एकत्र किया है जो बिखर चुकी थी। मैंने इतिहास के दस्तावेजों और घटनाओं की जांच की है और उनकी तहकीकात में मैं स्वर्ग और मानव से संबंध उन सभी बातों की जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। मैं भूत और वर्तमान के परिवर्तन की तह तक जाना चाहता हूँ। समा चियन ने चीन में इतिहास लेखन की परिष्कृत और अटूट परंपरा की शुरुआत की, जिसके समान विश्व में थोड़े बहुत उदाहरण ही हैं। तो हम कन्फ्यूशियसवाद को जानने से पहले जो चीनी कुछ इतिहासकार हुए उनके कथनों को देखेंगे। तो उन इतिहासकारों में से एक कथन है समा चियन का। तो समा चियन का कहना है कि जो मैंने वर्ल्ड की उन जो प्राचीन परंपराओं को एकत्रित किया जो बिखर चुकी थी, और मैंने उनमें पाया कि जो इतिहास के डॉक्यूमेंट्स हैं और उन इवेंट्स की मैंने जांच की और उनकी तहकीकात की, और मैं यहाँ तक पहुँचा उनकी जांच पड़ताल करने के बाद कि मैंने पास्ट और प्रेजेंट के परिवर्तन की तरह उसकी तह तक जाना चाहता हूँ। समा चियन ने चीन में इतिहास लेखन की परिष्कृत और अटूट परंपरा की शुरुआत भी की थी। इस परंपरा के बारे में विद्वान W.T. बेरी लिखते हैं, यह किसी भी समाज के इतिहास का संपूर्ण तथा अटूट दस्तावेज प्रस्तुत करता है। तो ये किसका मानना था? W.T. बेरी विद्वान का मानना था। चीनी पारंपरिक इतिहास लेखक के अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में चार्ल्स गार्डनर लिखते हैं, किसी भी अन्य प्राचीन देश के पास अपने संपूर्ण इतिहास का इतना विशाल, इतना अविरल तथा इतना सटीक दस्तावेज नहीं है। तो चार्ल्स गार्डनर का मानना था कि जो चीनी लोग हैं उनके पास अपना क्या है, सबसे बड़ा इतिहास है, और वो इतिहास बड़ा ही नहीं साथ ही साथ संपूर्ण इतिहास भी है, विशाल तो है ही, साथ में अविरल भी है, और जो सटीक दस्तावेज इसके नहीं है। J.K. फेयरबैक ने लिखा है, चीनियों के अलावा कोई और अपना इतिहास जानने के लिए इतना इच्छुक नहीं रहा है। तो ये किसका मानना था? J.K. फेयरबैक का। अपना अतीत चीनियों के लिए उन्हें वर्तमान का प्रतिमान था और मानव समाज के बारे में सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत था जिससे वह सबसे अधिक रुचि लेते थे। किसी और ने इतिहास के मंच पर पात्रों में ढलने की अनुभूति नहीं प्रकट की और न ही किसी और ने अपने ऊपर होने वाले इतिहास में भावी निर्णय में चीनी लोगों से अधिक रुचि ले। इतिहास लेखन की चीनी परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह बहुत निकटता से चीन को पारंपरिक दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और शासन कला से जुड़ा हुआ था। चीन की साहित्यिक परंपरा में इतिहास लेखन के महान दस्तावेज भी व्यापक रूप से पढ़े जाते थे और उन्हें एक सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखा जाता था। अब यहाँ जानेंगे हम कन्फ्यूशियसवाद क्या था। कन्फ्यूशियसवाद किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पर हम क्या है कन्फ्यूशियसवाद पर चर्चा करेंगे, जिसमें चीनी विद्वानों के भौतिक संसार का निर्माण किया और इतिहास के बारे में उनके विचारों को प्रतिपादित करने में मदद भी की। कन्फ्यूशियसवाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की शिक्षाओं को दिया गया नाम है। तो चाइना के अंदर क्या है, जो 6th BC की जो सेंचुरी थी, उस टाइम जो शिक्षाएं दी गई तो उनको किसका नाम दिया गया था, कन्फ्यूशियसवाद का नाम दिया गया था, जिसे बाद की शताब्दियों में उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया। जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या है उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाया। कन्फ्यूशियसवाद सामान्य अर्थों में धर्म नहीं, फिर भी इसने चीनी लोगों की आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं तथा उनके सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार पर बहुत गहरा असर डाला है। तो कन्फ्यूशियसवाद में बताया गया है कि कन्फ्यूशियसवाद क्या है, एक धर्म नहीं था, फिर भी उसने चीनी लोग हैं उनका क्या है जो स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली जो परंपराएं रही हैं और उनके ऊपर सोशली और पॉलिटिकली उनके बिहेवियरलिज्म के ऊपर गहरा असर डाला है। चीनी परंपरा में इतिहास लेखन और अध्ययन से जुड़े कुछ मुख्य महत्व का श्रेय कन्फ्यूशियसवाद के प्रमुख तत्वों को दिया जा सकता है। तो कौन कौन से तत्व हैं कन्फ्यूशियसवाद के? मानवतावाद, अतीत के लिए सम्मान, सभी बातों के लिए व्यवस्था में दिलचस्पी और नैतिक शिक्षा पर बल। तो इन सबको क्या हम एक एक करके जानेंगे कि मानवतावाद क्या है, अतीत के लिए सम्मान और सभी बातों के लिए व्यवस्था में दिलचस्पी और नैतिक शिक्षा पर बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मानवतावाद। इतिहास सबसे पहले मानव और उसकी गतिविधियों कामकाज का अध्ययन है। कन्फ्यूशियस की सांसारिक दृष्टि का मुख्य केंद्र ईश्वर या कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि उसका मुख्य केंद्र मनुष्य था। तो मानवतावाद में सेंटर पॉइंट किसको रखा है? ईश्वर को ना रखकर या देवी शक्ति को ना रखकर किसको रखा है? मनुष्य को सेंटर पॉइंट में रखा है। मनुष्य अपनी संगियों के साथ कैसे संबंध बनाता था, कैसे वह संसार में अपने कामकाज की व्यवस्था करता था और अपने आप में और उन लोगों से वह किस प्रकार के मूल्य संस्थापित करता था, यही सब कन्फ्यूशियस और उसके दर्शन का मुख्य सिद्धांत था। मनुष्य की गतिविधियों में गहरी रुचि ने जाहिर तौर पर इतिहास में रुचि के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया। अतीत के लिए सम्मान। कन्फ्यूशियस से भी पहले चीन में बीते हुए समय के लिए सम्मान की परंपरा थी, जो यहाँ बहुत पहले से पूर्वजों की पूजा के रूप में पाई जाती थी। तो बताया गया है कि कन्फ्यूशियस से पहले भी चीन में क्या है, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग थे, पूर्वज थे, उनकी पूजा की जाती थी। कन्फ्यूशियस में ने हालांकि इस परंपरा को नया दार्शनिक आधार दिया था। बढ़ती हुई राजनीतिक अराजकता और परिवर्तनों के समय में रहते हुए कन्फ्यूशियस में प्राचीन इतिहास को व्यवस्था और कल्याण के स्वर्णिम युग जैसा पाया। वह इस बात से आश्वस्त थे कि इतिहास में नैतिकता, राजनीतिक तथा सामाजिक आधार के उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं, जो दुर्व्यवस्था और अधोगति को समाप्त करने और समाज प्राण फूंकने में मददगार होंगे। तो ये किसका मानना था? जो कन्फ्यूशियसवाद का अतीत के लिए सम्मान था, उनका मानना था। अब हम देखते हैं नैतिक शिक्षा पर बल। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार समाज की सुसंगति और कल्याण बनाए रखने के लिए मनुष्य रूप से समता में सच्चे सदाचारी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कन्फ्यूशियसवाद की प्रबल विचारधारा के अनुसार सभी व्यक्ति जन्मजात अच्छे होते हैं, लेकिन असली सदाचारी व्यक्तियों से यह अपेक्षित होता है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा के जरिए अपने में सही गुणों की सक्रियता पैदा करें। तो कन्फ्यूशियसवाद का क्या मानना था कि जो समाज है वो सुसंगित होना चाहिए, कल्याण करने वाला होना चाहिए। तो जो सभी लोग सदाचारी हैं उनको सच्चे सदाचारी होना चाहिए। और साथ ही साथ कन्फ्यूशियसवाद की जो प्रबल विचारधारा थी उसके अनुसार उन्होंने माना है कि सभी व्यक्ति क्या है जन्मजात से अच्छे तो होते हैं,
लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं उनसे स्पेशली अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा के जरिए अपने सही गुणों को सक्रियता से पैदा करें। विभिन्न परिस्थितियों में सही बर्ताव कैसे करें और कैसे फैसला करें और क्या सही है और क्या गलत है, यह सब मुख्यतः शिक्षा और वर्तमान इतिहास और व्यक्तियों के क्रियाकलापों से उचित सीख लेने से ही जाना समझा जा सकता है। यह संयोग नहीं कि सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों से लेकर राजा तक के लिए आवश्यक 5 ग्रंथों में से 2 तत्वतः इतिहास पर थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवस्था में दिलचस्पी। इतिहास का अध्ययन सामान्यीकरण केवल मानव की गतिविधियों से ही संबंध नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से उन व्यवस्थाओं और अर्थों को भी तलाशता है जो मानव समाज के समय के साथ विकसित हुए हैं। जो लोग चीनी इतिहास लेखन की परंपरा से परिचित हैं वह प्रायः इसमें व्यवस्था तथा वर्गीकरण एवं उन प्रयासों से प्रभावित होते हैं जो कार्य कारण संबंध समझने और मानव इतिहास में क्रम के बार बार दोहराए जाने वाले प्रतिमानों को पहचानने के लिए किए गए। इसलिए वर्तमान समय में व्यवस्था बनाने और उसे चलाए रखने के बारे में कन्फ्यूशियस की चिंता ने अतीत को देखने के तरीके को भी प्रभावित किया है। तो कन्फ्यूशियसवाद में क्या है, व्यवस्था में दिलचस्पी में बताया है कि इतिहास का अध्ययन क्या है, सामान्यतः केवल जो मानव एक्टिविटी हैं उनसे ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनकी जो विशेष उनका जो अरेंजमेंट है उनके अर्थों को भी तलाशा जा सकता है। मानव समाज में समय के साथ मानव समाज विकसित हुआ है। तो ये किसका मानना था, कन्फ्यूशियसवाद का मानना था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने अदर फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और कौन कौन सी वीडियोज़ फ्रेंड्स और चाहिए। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी प्रकार से मैं अपनी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।